कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की 9 और 10 अगस्त की रात वो सभी को याद है, पूरे देश को याद है। एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। उसके बाद ये मामला सोशल मीडिया हो, अखबार हो, टेलीविजन हो, हर किसी की जुबान पे चर्चाओं में रहा था। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि ट्रेनी डॉक्टर का जो हत्यारा है उसे कम से कम समय में फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाए। अगर आज हम 20 दिसंबर 2024 की बात करें तो इस मामले को 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। किसी से भी उस मामले की अपडेट पूछी जाए कि उस मामले की अपडेट क्या है, जबकि इसकी कोलकाता की पुलिस इसकी जांच सीबीआई तक पहुंच जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को आड़े हाथ ले लिया था। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, लेकिन 4 महीने के बाद भी शायद इस मामले में कोई रिजल्ट नहीं आया। यदि थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करें, उत्तर प्रदेश जौनपुर का एक थाना लगता है गोदा बादशाहपुर। 30 अक्टूबर 2024 की सुबह का ये वाकया है। 16 साल का एक लड़का जिसका नाम अनुराग यादव होता है, जो कि अपने घर के पास में खड़ा हुआ था। जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर उसका सर जो था उसे बिल्कुल धड़ से अलग कर दिया जाता है। वो 5 बहनों का एक इकलौता भाई होता है। इस मामले की भी गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैली थी। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि हत्यारों को कम से कम समय में सजा दी जाए, उनके घर को भी गिराया जाए। वहीं उनका घर गिरा। उस मामले को 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। अब उस मामले के बारे में पूछा जाए कि उसकी क्या अपडेट है किसी से, तो शायद ही कोई अपडेट बता पाएगा। लेकिन आजकल एक मामला और बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। मामला है बेंगलुरु के एक इंजीनियर का। बेंगलुरु के इंजीनियर ने जिस तरीके से एक वीडियो बनाया, एक पत्र लिखा, 24 पन्नों का एक पत्र लिखा, उसके बाद हर किसी की जुबान पर, अब चाहे कहीं भी हो, इवन एक व्यक्ति ने तो जो बिल काट कर दिया है उसमें लिखा आई एम सॉरी, कि शायद हम तुम्हें इंसाफ ना दिला पाए। वो उसके लिए ऐसी कुछ प्रार्थना कर रहा है। लेकिन हर कोई व्यक्ति चाहता है कि अतुल श्वास के मामले में कोई न कोई अपडेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। जो अपराधी है उन्हें कम से कम समय में सजा मिलनी चाहिए। जैसे ही पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उसकी पत्नी यानी कि निकिता सिंघानिया ने पुलिस के सामने जो बयान दिए, उसके सामने ऐसा लगता है कि अब ये मामला दलीलों पे नहीं, सबूतों के आधार पर ही चल पाएगा। और अदालत का ये काम भी होता है। अदालत साफ साफ कहती है चाहे भले 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन कोई भी एक बेकसूर नहीं पकड़ा जाना चाहिए, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पर अभी तक जो लोग बात कर रहे हैं वो सिर्फ दलीलें दे रहे हैं, इमोशनल बातें कर रहे हैं। लेकिन पत्नी ने जिस तरीके की बात पुलिस के सामने पेश की है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं बच के ना निकल जाए। आज की कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं, आखिरकार उसकी पत्नी ने ऐसा कौन सा दांव खेला जिससे पुलिस भी सख्ते में आ गई है। आज की सच्ची घटना जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उत्तर प्रदेश जौनपुर सिटी की एक महिला होती है। दरअसल वो महिला जो सोशल मीडिया होते उनके पन्ने पलट रही थी। पन्ने पलटते पलटते अचानक उसके सामने एक वीडियो आती है। वीडियो में एक लड़का होता है। लड़के ने अपने सिर पर हेडफोन लगाए रखा था। उसकी बात सुनने के बाद वो महिला रोने लगती है, भावुक हो जाती है। और आगे जब वो महिला बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते 3-4 नाम थे जो कि बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रहे थे। एक नाम होता है निकिता सिंघानिया, दूसरा नाम होता है निशा सिंघानिया, तीसरा नाम होता है अनुराग सिंघानिया। दरअसल ये तीनों नाम उस महिला के बड़े परिचित से लग रहे थे। जौनपुर की वो महिला होती है, जौनपुर की ये तीनों रहने वाले होते हैं। तभी उस महिला ने अपने एक मिलने वाले को फोन लगाया। फोन लगाने के बाद कहा कि मैं एक न्यूज देख रही हूँ। 9 दिसंबर 2024 की शाम के आसपास का टाइम रहा होगा जो मैं न्यूज देख रही हूँ। क्या ये न्यूज हमारे दोस्त, जो हमारे पड़ोसी, जिन्हें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्या ये उसकी न्यूज है? बस महिला ने ये बात पूछी, क्या तुम्हें नहीं पता? पूरे देश को तो पता है, हर कोई इस बारे में बात कर रहा है, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। दरअसल वो महिला इसलिए और थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि जिसके बारे में न्यूज चल रही है, जो अतुल श्वास की सास होती है, सास की वो बहुत अच्छी सहेली होती है। सहेली को नहीं पता है, पूरे जमाने दुनिया को इस बात का पता है। वो कहती है बड़ी घाघ थी, उसने अपने
बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया, जबकि मेरी बेटी की 4 साल पहले शादी हुई थी। मेरी बेटी के बारे में छोटी से छोटी बातें जानती थी, पूछती थी। आखिरकार तुम्हारी बेटी के बारे में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब भी मैं इस फैमिली के बारे में बात किया करती थी, वो कहती थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इतना ठीक चल रहा है कि पूरा देश इस बात को जानता है। देशी नहीं, विदेशों के वो लोग भी जानते हैं जो इस घटना से मोबाइल के माध्यम से अन्य किसी माध्यम से जुड़ चुके हैं। दरअसल बेंगलुरु में एक इंजीनियर जिसका नाम अतुल सुहास होता है, 9 दिसंबर 2024 की सुबह पुलिस स्टेशन यानी कि एक व्यक्ति है जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिए जान दे दी है। जान देने के पीछे की वजह कुछ इस तरीके से आती है, उसकी पत्नी ने उसके साथ कुछ ऐसा किया है जिससे वो इतना परेशान हो चुका है, इतना तंग आ चुका है, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया है। दरअसल जो अतुल सुहास है, दरअसल हम उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करें। ये बिहार प्रदेश जिला समस्तीपुर के मोहल्ला बेनीपूसा रोड का ये निवासी होता है। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर होता है। इसके माता पिता गांव में रहते हैं। भाई है विकास मोदी, वो भी 2019 में मैट्रिमोनियल साइट पर इसको एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम निकिता सिंघानिया होता है। उसके बाद उससे बातचीत होती है, सिलसिला आगे बढ़ता है और कुछ ही वक्त के बाद में 26 अप्रैल 2019 को इनकी शादी होती है। शादी के बाद यानी कि जिंदगी पटरी पर आने ही वाली थी। लॉकडाउन आता है, छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में विवाद होना शुरू हो जाता है। पत्नी जब गर्भसेट हो जाती यानी कि उसके पेट में बच्चा पल रहा था, उसके बाद घर वालों का भी दखल अंदाजी होती है यानी कि आना जाना होता है। यहाँ से निकिता सिंघानिया के ऐसे कुछ रंग रूप दिखना शुरू हो जाते हैं और पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है। पत्नी अपने बेटे को जन्म देती है। 20 फरवरी 2020 की ये बात है। उसके बाद वो अपने पति से अलग हो जाती है। अलग हो जाने के बाद सीधा जौनपुर आती है। जौनपुर के शहर कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराती है अपने पति, अपनी सास, अपने ससुर, अपने देवर के खिलाफ। इस तरीके से मुझसे लगातार दहेज की मांग कर रहे हैं और मोटा पैसे की मांग कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस सक्रिय होती है, एफआईआर दर्ज होती है, मामला कोर्ट पहुंचता है। यही मामला थमता नहीं है। निकिता सिंघानिया की तरफ से एक के बाद एक मामले आने शुरू हो जाते हैं। यौन प्रत्यक्ष संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, मारपीट करते हैं। मेरे पिता की इनकी ही वजह से मौत हो जाती है और हत्या का मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। धीरे धीरे करके जब 9 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, वो व्यक्ति लगातार बेंगलोर से जौनपुर की तरफ आ रहा है, जा रहा है। जाहिर सी बात है कि वो इतना परेशान हो जाता है, थक जाता है। जज के सामने एक बार बात चल रही थी। जज साहिबा से कहता है, जज साहिबा आप मेरी बात सुनिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि जब कोई झूठे केस में फंसता है वो बहुत मुसीबत में आ जाता है। कई लोग तो ऐसे हैं कि वो अपनी जान दे देते हैं। जब इतनी बात चल रही थी तो निकिता सिंघानिया कहती है कि तुम अपनी जान क्यों नहीं दे देते हो। निकिता ने जब ये बात बोली थी तो बताते हैं कि जज साहिबा हंस रही थी, वो सुन रही थी। उन्हें इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था लेकिन हस्तक्षेप नहीं करती। जब वो व्यक्ति जाता है, जाने से पहले यानी कि एक 24 पन्नों का एक पत्र लिखता है। पत्र में पूरी कहानी बयां करता है। 1.5 घंटे का एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कई लोगों को कटघरे में खड़ा कर देता है। कटघरे में खड़ा करने के बाद वो ये भी जाहिर करने की कोशिश करता है किस किस ने उसके साथ छल किया है, किस किस की वजह से वो फंसा है। वो जान देता है। फिर सोशल मीडिया पे मामला वायरल होना शुरू हो जाता है। जब मामला वायरल होता है तो अतुल सुहास का जो छोटा भाई होता है विकास मोदी, उसकी तहरीर के आधार पर आखिरकार बेंगलुरु के एक थाने में मुकदमा मराठी हल्ली थाने में दर्ज हो जाता है। मुकदमा दर्ज होता है पत्नी निकिता सिंघानिया के खिलाफ, सास निशा सिंघानिया के खिलाफ, साला अनुराग सिंघानिया के खिलाफ।
चाचा ससुर सुशील सिंघानिया के खिलाफ। एक तरफ ये मामला लगातार वायरल हो रहा था। एक महिला, उसको भी पता चल जाता है जब मीडिया वाले इसकी हिस्ट्री खंगालने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही जब मीडिया वाले इसके परिवार की हिस्ट्री खंगालने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि जो निशा है, उनके पिता का नाम मनोज होता है। मनोज 3 भाई होते हैं, जिनमें सुशील सिंघानिया, विनोद सिंघानिया और मनोज सिंघानिया। हद तो तब हो जाती है अतुल, सुभाष और निकिता सिंघानिया की जब शादी होती है तो विनोद सिंघानिया को पता ही नहीं था कि इनकी शादी भी हो रही है। कहाँ हो रही है, कैसी हो रही है। परिवार का सगा ब्लड रिलेशन वाला था, उस तक को नहीं बताया था। यानी कि उनके कुछ राज थे, उन्हें वो इस तरीके से छुपा कर रखते थे। मामला वायरल होता है। उसके बाद बेंगलुरु पुलिस पर दबाव पड़ता है। बेंगलुरु पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी। गिरफ्तारी के लिए जब कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जौनपुर में यहाँ आते हैं। जौनपुर आने के बाद इनके घर पे एक नोटिस चिपका देते हैं। कहा जाता है कि आप अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दो, नहीं तो फिर पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए जो भी कोशिश कर सकती है वो करेगी। लेकिन ये लोग भाग जाते हैं। जहाँ इन्हें दिखता है रफू चक्कर हो जाते हैं। मौका मिलते ही घर का ताला लगाते हैं और निकल जाते हैं। पुलिस पे लगातार दबाव पड़ रहा था। सोशल मीडिया पे मामला लगातार हाईलाइट हो रहा था। ऐसी स्थिति में न केवल निकिता, उसकी माँ, उसका भाई, उसके कई रिश्तेदार, इनके कई रिश्तेदार थे, उनके भी फोन इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पे लगा दिए जाते हैं देखने के लिए कि आखिरकार वो कहाँ है, कहाँ नहीं है। जब कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही थी तो पता चलता है कि निकिता सिंघानिया ने अपने किसी रिश्तेदार से बात की थी। जिस रिश्तेदार से बात की थी उसका भी नंबर सर्विलांस पर लगा हुआ था। पुलिस ने उसे 14-15 दिसंबर 2024 की रात को गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम में एक पीजी होता है। पीजी में वो रुकी हुई थी। जब पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए वहां छापा दिया तो वो मिल जाती है। तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी माँ और भाई कहाँ हैं। माँ और भाई के बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो प्रयागराज में हैं। प्रयागराज में वो छुपे हुए एक होटल के अंदर। ऐसी स्थिति में कहीं वो वहां से भाग ना जाए तो पुलिस वालों ने 2 पुलिस वालों को भेष बदलकर एक को डॉक्टर बनाया, एक को नर्स बनाया। जो होटल होता है उसमें वहां पहुंचा देते हैं। तो किसी बहाने से जिस रजिस्टर में वो सिग्नेचर कराते, दामित कराते कि हाँ हमने ये कमरा लिया हुआ है, वो वहां पर चोरी की निगाह से देखते क्या है कि निकिता की जो माँ और भाई होते हैं वो कमरा नंबर 111 में छुपे हुए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर छापा डालते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इन तीनों को, निकिता, उसकी माँ और उसके भाई को एक ही बात समझाई जाती है, आपके चेहरे पूरे देश भर ने पहचान लिए हैं। आपको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश करी तो पब्लिक तुम पे टूट पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारी जान जा सकती है। इसीलिए हम जो कहते हैं वो बात मानना, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है आप लोगों के साथ। पुलिस को खतरा लग रहा था, इसीलिए इन्हें ट्रेन से ले जाना नहीं चाहते थे। वो इनको प्लेन से यानी कि हवाई जहाज से ले जाना चाहते थे। कहा जाता है उनसे कि अपने आप को छिपाने की कोशिश करना, भीड़ का हिस्सा बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना। जैसा जैसा इन तीनों को समझाया जाता है वैसा वैसा ये मान लेते हैं। हालांकि चाचा ससुर का भी नाम FIR में दर्ज होता है। उनकी उम्र 69 साल के आसपास होती है। 69 साल होने की वजह से वो हाई कोर्ट में अपील करते हैं। उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया जाता है। उनकी उम्र को देखते हुए 4 सप्ताह की अंतरित जमानत मिल जाती है। 4 सप्ताह के बाद आखिरकार क्या होगा वो 4 सप्ताह के बाद तय होगा। लेकिन इन तीनों को जब प्लेन से बेंगलोर लेकर जाते हैं, जब इनसे सवाल जवाब किए जाते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, क्या बात है, जब तीनों ने एक ही जवाब दिया कि हमारा तो इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। मेरी बेटी तो 3 साल से अलग हो चुकी है अतुल सुहास से। जब हमारी अतुल सुहास से मुलाकात है ही नहीं तो हमने उसे किस वक्त उस्काया। बात आती है कि पहले तुमने 1 करोड़ की डिमांड की थी। 1 करोड़ की डिमांड के बाद 3 करोड़ की डिमांड हो जाती है। मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, उसने सच बोला। इसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बाद उसकी पत्नी निकिता कहती है कि मेरा पति तो मेरा खुद शोषण कर रहा था,
मेरा शोषण कर रहा था, इसीलिए मैं उसका साथ छोड़कर अपने घर चली आती हूँ। मैं उसके बाद अपने काम धंधे में बिजी हो जाती हूँ। हाँ, वाकई मुकदमे जरूर किए थे, लेकिन इस मामले में उसे उकसाने की ऐसी कोई बात मैंने नहीं की थी। जिस तरीके से वो बात कर रही है, जिससे लगता है कि वो कितने सलीकेदार है, कैसी है। जब मीडिया वालों ने उसके घर पर जाकर बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया था कि अगर किसी ने भी ये चलाने की कोशिश की या फोटो लेने की कोशिश करी तो अंजाम ठीक नहीं होगा, बहुत बुरा होगा। वो पुलिस के सामने और कुछ रूप धारण कर लेते हैं, जब बात आती है मीडिया के सामने तो और कुछ रूप धारण कर लेते हैं। अतुल के सामने शायद इनका बहुत ही विकराल और भयंकर रूप धारण रहा होगा, क्योंकि अदालत जो चलती है वो सबूतों के आधार पर चलती है। विकास मोदी है जो अतुल सुभाष का भाई है, वो कहता है कि सबूतों के साथ तो छेड़खानी हो रही है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो जाहिर सी बात है कि निकिता, उसकी माँ, उसका भाई आसानी से बच जाएंगे। लेकिन जांच के दायरे में जो 5-6 लोग हैं, जज है, पेशकार है, सास है, साला है, पत्नी है, चाचा ससुर है, तो जज है, उनके बारे में बताया जाता है कि जब पेशकार से बात होती है तो इन्होंने 3 लाख की डिमांड, जब जज से बात होती है तो 5 लाख की डिमांड कर दी जाती है। ऐसा अतुल सुभाष ने आरोप लगाया था। इस मामले की भी जांच पड़ताल की जा रही है। पेशकार के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी भी जांच की जा रही है, और सास ससुर जो भी 24 पन्नों में लिखा हुआ है, इन सब का जो रोल है, जैसा पन्नों में लिखा हुआ है, उन सभी पहलू की जांच पड़ताल बिल्कुल बारीकी से की जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा लगातार चल रहा है। लेकिन एक बात है, जो 4 साल का पोता है वो पूरी पिक्चर में कहीं दिखाई नहीं जाता है। जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था, साले को, सास को, निकिता को, जब उनसे एक ही बात की थी, व्योम, यानी कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, जो 4 साल का बेटा है, जूनियर अतुल कहाँ है, जब उसके बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं बिल्कुल सही है, सुरक्षित है। पुलिस को यकीन नहीं होता। पुलिस कहती है जब तक हम उसे देख नहीं लेंगे, उसे आमने सामने या किसी भी माध्यम से हमें दिखाइए, चाहे वीडियो कॉल के माध्यम से ही, क्योंकि उसका FIR में कोई हवाला नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है, वो तो बच्चा है। इस पूरी कहानी में जब तक पुलिस ने उसे देख नहीं लिया, वो किसी रिश्तेदार के यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। जब ऐसी स्थिति में जब अतुल सुभाष जाता है, अपनी जान देता है, मेरी पत्नी मेरे बेटे की सही से परवरिश नहीं कर पाएगी, इसीलिए मेरे बेटे की परवरिश मेरे माँ और पिता के द्वारा होनी चाहिए। जैसे केस लंबे चलते रहते हैं, सबूत मांगे जाते हैं, तारीख पे तारीख पड़ती रहती हैं। यदि इस बच्चे के बारे में बात करें, व्योम के बारे में, तो सरकार को जिस तरह से इस लड़के के पिता है पवन मोदी, उन्होंने साफ साफ, चाहे CM हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, उन सभी से अपील की थी कि कम से कम मेरे पोते को तो दे दिया जाए। मैंने तो अपने पोते को सिर्फ एक बार ही देखा है, अपने पोते को खिलाने का गोद में अवसर ही नहीं मिल पाया। यदि हमारे इस वीडियो के माध्यम से पब्लिक भी यही चाहती है, कम से कम उस पोते के बारे में तो कोई न कोई समाधान जल्दी निकलना चाहिए। उसके जो पिता है वो इस दुनिया में अब है नहीं, माँ उसकी जेल में चली गई है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उसके बाद तय होगा कि उन्हें कितने दिन रखा जाएगा, कितने दिन नहीं रखा जाएगा। कम से कम पोते के बारे में तो डिसाइड कर देना ही चाहिए, और परिवार के लोगों की भी आखिरी इच्छा यही है। साथ ही सबूत मिलते हैं तो बात बनेगी। हम भी यही चाहते हैं कि सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं, ऐसे आरोप ना लगे। जो आरोपी है उन्हें बड़ी सी बड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में ये मैसेज जा सके। इस घटना के बारे में जो भी लोग चर्चाएं कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो पीड़ित है उसे न्याय मिलना चाहिए, उसकी अस्थियां किसी गटर में बहाने की जरूरत महसूस ना हो। जहाँ सही स्थान है वहाँ जाकर इनकी अस्थियां विसर्जन हो जाएं। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।